हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 11 दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसके पहले के वीडियो में हमने इसका जो बेसिक है वो देखा था और साथ ही में 2020 और 2021 और 2017 में जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 जो है नवनीत के बुक से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Janu's wages for the month of February 2015 was 2520। तो वेजेस मतलब सैलरी समझ लो। तो जानू की फरवरी 2015 की जो सैलरी है वो आई है 2520 रुपीज। आगे बोला है फाइंड हिज वेजेस फॉर 19 डेज ऑफ मार्च 2015। तो मार्च महीने में अगर उसने 19 डेज वर्क किया तो उस 19 डेज में उसको कितनी मजदूरी मिलेगी वो हमें फाइंड करना है। अब देखो फरवरी 2020 में कितने डेज होते हैं, वो रहेंगे 28 डेज, क्योंकि 2015 जो है वो लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो उसमें 29 डेज होते। तो यहाँ पे हमें दो क्वांटिटी है, एक है डेज और दूसरा है वेजेस। तो डेज के लिए हम लिख लेते हैं डी, वेजेस के लिए लिखेंगे डब्ल्यू। अब देखो पहले डेज है 28 डेज, क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं 2015 में, और 28 डेज की उसकी जो सैलरी है वो है 2520 रुपीज। अभी हमें निकालनी है मार्च महीने के 19 डेज की सैलरी यानी वेजेस। अब डेज है 19, तो पैसे कितने मिलेंगे उसको वो फाइंड करना है। अभी आप देखो उसके जो काम करने के दिन है वो कम हो गए, है ना। इसका मतलब जो सैलरी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, और डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों क्वांटिटी का रेशो कांस्टेंट होता है। अब मान लो कि उसको 19 डेज के लिए x रुपए सैलरी मिलती है। अब डेज और वेजेस का रेशो तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 2520 इक्वल टू होगा 19 अपॉन x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 20 इंटू एक्स हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 2520। अब 28 को RHS में ट्रांसफर करो, सो वी विल गेट हियर x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 2520 अपॉन 28। नाउ सी दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 4 की टेस्ट लगती है। इसके लास्ट में 20 है, इसकी 28 है, तो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करो। 4 7 जा 28, देखो 4 6 जा 24, रिमेन 1 कैरी 2, 4 3 जा 12 और एक 0 यहाँ लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया 19 मल्टीप्लाई 630 अपॉन 7। 7 से 63 को डिवाइड होता है, 7 1 जा 7 9 जा। अब हमारे पास यहाँ पे कितना रह गया 19 और यहाँ पे रह गया 90। तो 9 से 19 को मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17, जीरो लगा दिया। तो उसको जो सैलरी है 19 डेज की वो मिलेगी 1710 रुपीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 is correct answer. Next we will see question number 2. X vary inversely with y, और यहाँ पे y और x की वैल्यू दी है। What is the constant of variation, यानी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x वैरी इनवर्सली विथ y, ये इनवर्स वेरिएशन है और इनवर्स वेरिएशन में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो x और y का प्रोडक्ट यानी xy इज इक्वल टू हो गया k, एंड k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब x की वैल्यू पुट अप करो, वो है 14 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 6 है, दैट इज इक्वल टू k, यानी k इज इक्वल टू आ गया 46 84। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, तो x और y में डायरेक्ट वेरिएशन है, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन में हमें पता है कि दोनों क्वांटिटी का रेशियो कांस्टेंट होता है, x अपॉन y इज इक्वल टू हो गया k। आगे देखो व्हिच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा नंबर ये हमें पूछा है। अभी देखो पहले x और y की जो वैल्यू दी है इससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू पहले फाइंड करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की जगह 2/5 और 3/5 को पुट अप करेंगे। सो वी गेट हियर 2/5 अपॉन 3/5 इज इक्वल टू k।
अब देखो 3/5 ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से डिवाइड करना मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर k इज इक्वल टू, पहले 2/5 हमने एज इट इज लिख लिया, 3/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/3, तो मल्टीप्लाई 5/3, हियर 5 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 2/3। ये हो गई कांस्टेंट की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन है x/y इज इक्वल टू k है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन। इसमें हमें सिर्फ k की वैल्यू को अब पुट अप करना है। सो विल राइट हियर 2/3। अब देखो y कितना है 1/2, सो y की जगह 1/2 लिखेंगे। तो वी गेट हियर x/1/2 इज इक्वल टू 2/3। अब 1/2 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। So we get here x is equal to 2/3 multiply 1/2. So 2 get cancel, so remain here 1/3. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट is correct answer. We will see question number 4. If 20, 25, 15 and x are in proportion. ये 4 नंबर हमें प्रोपोर्शन में दिए हैं। हमें पता है कि 4 नंबर जैसे a b c d है, ये 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स टर्म्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीम टर्म्स कौन से है 20 और x, तो 20 मल्टीप्लाई x हो जाएगा इक्वल टू मीन टर्म है 25 और 15, तो 25 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 20 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। सो वी गेट हियर x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 20। 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 5 5 जा 15 5 जा 75 अपॉन 4। अब इसका अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा डेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हुई है या फिर ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, तो ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट रहेगा। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 340 सेंटीमीटर टू 51 मीटर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो 340 सेंटीमीटर का 51 मीटर के साथ हमें रेशियो फाइंड करना है और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट फॉर्म यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। तो पहले आप देख लो कि दोनों का यूनिट सेम है क्या। तो यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, तो 51 मीटर यानी कितना हो जाता है। आपको पता है कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, तो 51 मीटर के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 51 इंटू 100 यानी 5100 सेंटीमीटर। आप 340 सेंटीमीटर का रेशियो करेंगे 5100 से, यानी अपॉन आ गया 5100। 1010 कैंसिल हो गया, ठीक है। 17 से डिवाइड होता है, 17 टू द 34, 17 3 जा, यानी यहाँ पे आ गया 30। अभी भी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करो, 2 1 जा 2 15 जाता है, आंसर आ गया 1/15, दैट इज इक्वल टू 1:15। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 4:5। दो भाइयों का प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5 हमें दिया है। अब मान लेते कि वो दो भाई x और y है, ठीक है। तो x y का रेशियो यानी x/y इज इक्वल टू हमें दिया है 4/5। इतना हो गया। आगे देखो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद। अब देखो पहला भाई x है, दूसरा y है, तो 10 साल के बाद x का एज हो जाएगा x + 10 और y का एज हो जाएगा y + 10 10 साल के बाद। और 10 साल के बाद इन दोनों के एज का जो रेशियो दिया वो है 6:5, यानी इन दोनों का रेशियो लिखेंगे हम x + 10 अपॉन y + 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 6:7, यानी 6/7। अब इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू गेट हियर 7 से x + 10 को मल्टीप्लाई करो, तो 7 × x 7x प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू 6 × y 6y प्लस 6 10 जा 60। अब 6y को LHS में लेके आओ, 70 को RHS में ट्रांसपोज करो, सो वी गेट हियर देयरफॉर 7x - 6y इज इक्वल टू 60 - 70, यानी हो जाएगा -10। 60 - 70 दैट इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें x या y दोनों में से किसी की वैल्यू मिल गई तो दूसरी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे मिलेंगी? वो यहाँ से मिलेंगी हमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर y की करनी है, तो x की अगर करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 × x 5x इज इक्वल टू 4 × y 4y। 5 को ट्रांसपोज कर दो, सो x इक्वल टू 4y/5, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे पुट
पुटअप करो। सो वी गेट हियर 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 4y अपॉन 5 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 10। इसको आप देखो 7 4 जा 28y हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो 5 से 6y को मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया माइनस 30y अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 10। 5 को ट्रांसफर करो 28 माइनस 30 हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 50। 5 10 जा 50, therefore y इज इक्वल टू हो गया 25। अब एक की एज मिल गई, दूसरे की फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की मिलेगी, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई है 25 अपॉन 5, 5 वन जा 5, 4 4 जा 16। तो x की एज आ गई 16 ईयर, y की एज आ गई 25 ईयर। तो इनमें बड़ा कौन है, तो बड़ा y है। हमें बोला है कि व्हाट इज द फाइंड द एल्डर ब्रदर आफ्टर 15 ईयर। तो आज उसकी जो एज है वो है 25 ईयर्स, तो 15 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी एल्डर ब्रदर की। एल्डर ब्रदर है वाई, तो वाई की आज की एज 25 ईयर्स है। 15 ईयर्स के बाद यानी 15 उसमें ऐड कर दो, सो वी गेट हियर 40, यानी 15 साल के बाद उसकी जो एज है वो हो जाएगी 40 ईयर्स। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। एजेस ऑफ सोनल एंड कोमल आर इन द रेशियो 6:5। तो सोनल और कोमल इन दोनों का एज का रेशियो दिया है हमें 6:5। ना हमें सोनल का एज पता है ना ही कोमल का। इफ 6 ईयर बिफोर, तो ये हो गया आज का एज। मान लेते कि सोनल का आज का एज x ईयर है, ठीक है, और कोमल का y ईयर है। तो सोनल और कोमल का एज का रेशियो यानी x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो गया 6/5। इफ 6 ईयर बिफोर, अब 6 साल पहले सोनल का एज x है, तो 6 ईयर पहले सोनल का एज कितना रहेगा, आज x है तो 6 ईयर पहले x माइनस 6 ईयर रहेगा, और कोमल का कितना रहेगा y माइनस 6 ईयर। ये हो जाएगा दोनों का 6 ईयर पहले का एज। तो 6 ईयर पहले दोनों के एज की एडिशन 30 ईयर्स थी। नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, इफ 6 ईयर बिफोर एज ऑफ सोनल वाज 30। 6 साल पहले सोनल का एज 30 ईयर्स था। 6 साल पहले मतलब आज कितना हो जाएगा, तो 30 में से 6 माइनस कर लो, ठीक है। तो आज 6 साल पहले 30 था, तो आज कितना हो जाएगा, इसमें 6 को ऐड करना पड़ेगा। आगे देखो, इफ 6 ईयर्स बिफोर एज ऑफ सोनल वाज 30। 6 साल पहले सोनल का एज 30 ईयर्स था, यानी सोनल 6 साल पहले 30 ईयर्स की थी। 6 साल पहले 30 थी, मतलब आज कितनी हो जाएंगी, तो आज टुडे उसकी आज की जो एज है वो हो जाएगी 30 प्लस 6, यानी 36 ईयर्स की सोनल आज है। फाइंड द एज ऑफ कोमल, हमें कोमल का एज फाइंड करना है। अब देखो ये आज के एज का रेशियो है ना। तो सोनल का एज अपॉन कोमल का एज इज इक्वल टू 6/5 हमें दिया है। सोनल का आज का एज 36 है, तो यहाँ पे 36 लिखेंगे एस की जगह। 36 अपॉन के इज इक्वल टू 6/5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के इंटू 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 6 को ट्रांसपोज करो तो के इज इक्वल टू क्या होगा 30 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6। 6 1 जा 6 5 जा 5 5 जा 25। तो आज कोमल का एज 35 ईयर्स है, ठीक है। हमें क्या बोला है, फाइंड द एज ऑफ कोमल 5 ईयर हेंस। तो 5 साल के बाद कोमल का एज क्या रहेगा, आज उसका एज 25 है, 5 साल बाद कितना रहेगा प्लस 5 करो, सो यू गेट 30 ईयर्स। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 is correct answer. And now we will see last question of this exercise, question number 8. In which of the following sets are the numbers in proportion? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हर ऑप्शन में 4 नंबर दिए हैं। इनमें से कौन से ऑप्शन के नंबर्स प्रोपोर्शन में है ये हमें पूछा है। अब जैसे 4 नंबर है ए बी सी डी, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में कब होते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी बी मल्टीप्लाई सी होता है। लास्ट के 2 नंबर्स यानी पहली और चौथी नंबर का प्रोडक्ट और बीच के 2 नंबर दूसरी और तीसरी नंबर का प्रोडक्ट अगर सेम है तो वो 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करो, पहली नंबर 5 है, दूसरी 20 है, 25 जा 100 होता है, बीच के 2 नंबर 15 इंटू 10 150 होता है। तो आंसर सेम नहीं है, यानी तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा देखो 100 इन
पहली नंबर 5 है, चौथी नंबर 100 है। 100 5 जा 500 हो गया, 20 इंटू 20 400 हो गया। दोनों सेम नहीं है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तीसरा देखो, 5 और 20 को मल्टीप्लाई करो, 20 5 जा 100 होता है, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करो 100 होता है। तो इस एग्जाम्पल में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेम आया। इसका मतलब these four numbers are in proportion. Got it?